बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कराची बेस्ड एक ऐसे नौजवान से जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 साल का स्पेशलाइज्ड कोर्स कर चुके हैं और फिलहाल सोजा इंजीनियरिंग कराची में एज अ टेक्निकल मैनेजर काम कर रहे हैं। उनका ददियाल हुसैनपुर है। आगे प्रोग्राम में उनके चाइल्ड कनेक्शन की डिटेल्स हम उन्हीं की जबानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज के मेहमान हैं जनाब अरकम बिन ताज साहब। अरकम साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका, आप और सुम्बुल बाजी आपका, आप लोगों को बुलाने का। सबसे पहले अरकम साहब अपने चाइल्ड कनेक्शन के बारे में हमें तफसील से बताएं प्लीज। अच्छा, मेरा चाइल्डी कनेक्शन, क्योंकि हम दोनों तरफ से चाइल्डी हैं, ननिहाल से भी ददियाल से भी। ननिहाल से मेरा ताल्लुक जो है वो औधन से है और मेरी नानी रुकैया बीबी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है और आज भी औधन में उनकी रिहाइश है। ददियाल मेरा हुसैनपुर है और मेरे दादा जो थे वो बशीरुद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब थे, मेरे दादा थे। इसके अलावा ददियाल में मेरे 2 ताया थे, बल्कि 3 ताया थे, जो कि जिसमें से 2 पाकिस्तान आए थे और 1 इंडिया में थे। और जो पाकिस्तान आए थे उनमें अनीसुद्दीन अहमद सिद्दीकी और नफीसुद्दीन अहमद सिद्दीकी, मुहीउद्दीन अहमद सिद्दीकी, ये 2 मेरे ताया थे जो पाकिस्तान आ गए थे। और नफीसुद्दीन अहमद सिद्दीकी जो मेरे ताए हैं वो हुसैनपुर में ही रहे। 2 पुपियाँ थी ददियाल में और एक पुपी जो है उनकी शादी जो है वो बरेठी में हुई, दूसरी पुप्पी की शादी जो है वो नज़रगंज में हुई। उन दोनों के बच्चे आज भी वहीं हैं, बरेठी में और नज़रगंज में। और ननियाल में मेरी एक खाला जो थी वो पाकिस्तान आई थी, उनका नाम मसरूर फातिमा था। और वालदा मेरी वो भी पाकिस्तान आई थी। ये 2 बहनें पाकिस्तान में थी और इनमें से जो मेरी खाला हैं उनका तो अब इंतकाल हो चुका है, कराची में ही उनका इंतकाल हुआ। बाकी मेरी एक खाला जो कि हमारे पीसीजी के एक्टिव मेंबर हैं, नुसरतुल्लाह और अशरफुल्लाह, उनकी वालदा थी, उनका भी कुछ अरसा पहले ही इंतकाल हुआ है, रिजवाना खाला का। और एक मेरी छोटी खाला है अंजुम, वो आज भी जो है वो बरेठी में रहती है, बल्कि अब करेली में रहती हैं, पहले बरेठी में थी अब करेली में। ये पूरा मेरा कनेक्शन है चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुम्बुल बाजी से दरख्वास्त करूंगा कि वो सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अरकम, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस ग्रुप में। और मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि आप अपने एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए। क्या आपने इंजीनियरिंग किया, फिर आपने स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया, और आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ की थी, डिटेल बताएं आप। एजुकेशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरी, क्योंकि घर वालों को शुरू से ऐसा लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जबकि मुझे नहीं लगता था। तो हमारी 3 एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं, जो कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में स्टैंडर्ड है कि नर्सरी और प्रेप 1 और प्रेप 2, ये क्लासेस जो है मैंने नहीं पढ़ी। और क्योंकि उनको लगता था घर वालों को कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ और मैं छोटी एज से ही जो है वो ट्यूशन में पढ़ना शुरू हो गया था, तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई एजुकेशन की वो क्लास 1 से ही हुई। यानी जिस एज में लोग एलिमेंट्री क्लासेस पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास पढ़ते हैं या प्रेप पढ़ते हैं, तो मैंने वो क्लासेस को स्किप किया और डायरेक्टली मैंने एडमिशन लिया क्लास 1 में। वहाँ से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, क्योंकि कराची के हालात उस वक्त जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे, तो घर वालों ने ये चीज़ सोची कि घर के करीब ही कोई स्कूल होना चाहिए। तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक मैंने एजुकेशन जो है, मेरे जो आबाई घर है लियाकताबाद का, उसके करीब ही हिनायत सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई 8 तक। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक किया मैंने 2006 में कस्टम पब्लिक स्कूल से, वो दूसरे लोग उसमें था लोकेशन पे। वहाँ से फिर मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट मैंने प्री इंजीनियरिंग से किया, मैट्रिक साइंस में किया। अच्छा, मैट्रिक में वालदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो वो मुझे बायोलॉजी दिलाना चाहती थी, लेकिन पहली क्लास में मैं बायोलॉजी में बैठा, उसके बाद फिर क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा और उठ के जो है
तो कंप्यूटर साइंस की तरफ आ गया क्योंकि वहाँ पे सारे लड़के थे, सारे दोस्त भी वहीं थे। तो फिर साइंस में मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस से मैट्रिक किया, फिर प्री इंजीनियरिंग में मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद फिर मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग की उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी का पार्ट था। और मैंने वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और 2012 में जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसी ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लग गई थी पहले। तो इंटरटेक्स कॉर्पोरेशन से मैंने अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर दिया था। ये मेरा पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड था। चलिए, बहुत अच्छा ना कि आप माशाल्लाह अपने माँ बाप के उस पे उतरे ना, वो इंटेलिजेंस समझते, तो आप आखिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले ही गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा, अरकम, आपकी फैमिली में आप कितने भाई बहन हैं, और इन लोगों के बारे में कुछ बताएं, सब कहाँ हैं? अच्छा, फैमिली में हमारे वालिद साहब जो है काफ़ी, अब परगना शाइल में भी काफ़ी मशहूर थे, कराची में भी काफ़ी मशहूर रहे, क्योंकि ताजुद्दीन अहमद सिद्दीकी साहब सबने नाम सुना ही होगा, उनको बाबा के नाम से मशहूर थे। हमारी फैमिली में वालिद वालदा के अलावा जो है मेरे मुझसे बड़े 2 भाई, हम लोग 3 भाई और 3 बहनें हैं। हमारी टीम बैलेंस है। माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। तो सबसे सबसे बड़ी बहन है हमारी आयशा, उनका नाम आयशा है। उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया है, एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, और उनकी शादी महंगाओं में हुई है। वो एक बड़ी बहन वो हैं। उनके बाद फिर जैद बिन ताज हैं, जो बड़े भाई हैं। वो जो है उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया, फिर उन्होंने मास्टर्स किया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए किया, और वो अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर पे भाई हैं अनस बिन ताज, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, और उन्होंने भी मास्टर्स कंप्लीट किया अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में। वो भी जो है वो ऑटोमेशन इंडस्ट्री से वाबस्ता है। और उसके बाद मेरी बहन है, उन्होंने जो है वो एमबीबीएस कंप्लीट किया, अपना एमबीबीएस किया, रिसर्च किया, वो प्रैक्टिस कर रही हैं और एज अ डॉक्टर। उसके अलावा एक बहन है जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया कॉमर्स के अंदर, और डिफरेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज किए, उनकी भी शादी हो गई है। और फिर मैं हूँ, और मैंने आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता दिया। तो हम लोग टोटल 3 भाई और 3 बहनें हैं, ठीक है। और सबसे छोटा भाई मैं हूँ, और सबसे छोटी एक और बहन। माशाल्लाह। अच्छा अरकम, आप व्यूअर्स को मैं बताइए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अभी ये नई है, चीजें तो डाउट रहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और क्या आगे ये वक्त में सिर्फ यही इसी पे दुनिया डिपेंड करेगी? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी 2012 में, लेकिन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि सबसे लेटेस्ट फील्ड है, और ये मैंने स्टार्ट किया था कोर्स 2019 में, और 2021 में मैंने कंप्लीट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी डिस्टिंक्शन रही, इसमें मेरी इस कोर्स माशाल्लाह। रही। और मैं 17,000 लोगों में से, और मेरा रैंक जो था वो 38 था इस कोर्स को। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने सवाल किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो अच्छा, मैंने इस पे कुछ सेशन किए हैं, क्योंकि मैंने एज अ ट्रेनर भी काम किया है। तो यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे मेरे ही नाम से, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी इस हवाले से, उसमें डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको एक शॉर्ट जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नाम से ही है कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको कहा कि मुझे घर वाले समझते थे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ बचपन में। तो इंटेलिजेंट हो गई जहानत, इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़हीन पैदा किया है, इंसान अपने जहन में उसकी मेमोरी है, अपनी चीजें रिकॉर्ड करता है और अपने फैसले खुद कर सकता है। अपने डेटा को, जो भी डेटा वो हासिल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल बचपन से लेके आज तक जो भी मैंने चीजें देखी हैं, मैं उन्हीं को देख के समझा हूँ, उनको अपनी मेमोरी में मैंने मेमोराइज किया है, ठीक है। तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी अपनी, तो मैं हूँ नेचुरली इंटेलिजेंट, ये टर्म मैं यूज करता हूँ, नेचुरली इंटेलिजेंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, तो हम जो है वो नेचुरली इंटेलिजेंट है। और हम जो चीज करना चाह रहे हैं, हम जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं, कि कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा इक्विपमेंट, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इस तरीके से काम करे जिस तरीके से इंसान काम करता है, तो वो चीज हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बस इसमें बहुत आराम से समझाया। हाँ, आगे बताएं। और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो चीज है
वो बिल्कुल उसी तरीके से है। देखिए मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं एज अ ट्रेनर जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं ये बात बताता हूँ, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की फील्ड से हूँ, इंजीनियरिंग की फील्ड से हूँ, और मैं ये नहीं समझता कि दुनिया में इंसान ने आज तक पहले से लेकर अब तक जो भी चीज ईजाद की है वो इंसान की अपनी सोच और उसकी अपने जो है थिंकिंग सर्किल से आई है। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो जो चीजें डिजाइन की हैं, इंसान ने उन्हीं को देखा है और उन्हीं को कॉपी करके चीजों को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल परिंदे को देखा तो हमने जहाज बना लिया, एयरप्लेन्स वगैरह बना लिया। इसी तरीके से हमने डिफरेंट हमने जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू किया सवारी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हमने जो है व्हीकल्स बना ली, मोटर कार्स बना ली। इसी तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी जो भी है वो सब अल्लाह ताला की बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अल्लाह ताला की बनाई हुई आप ये कह लें रिसोर्सेज हैं, उसको देख के हमने कॉपी किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम यही करते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चीजों को हम डिजाइन करते हैं जिस तरीके से बचपन में हम या आप या कोई इंसान सीखता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम पहला अगर एक जो बेसिक मॉडल बनाया जाता है, जिसको उसको मॉडल कहा जाता है, जो वर्किंग कर रहा होता है, उस मॉडल का काम ये होता है कि कैट्स और डॉग्स, उनकी उसके पास पिक्चर्स होती हैं और उसको पिक्चर दिखाई जाती है और उसको क्लासिफिकेशन करनी होती है उसकी कि ये कैट है और ये डॉग है। जो पिक्चर दिखाई गई पिक्चर कैट है या डॉग है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कैट्स को देखते रहे, हमारे पास डाटा कलेक्ट होना शुरू हो गया, हमारे पास मेमोरी में आना शुरू हो गया कि कैट की ये जो है वो स्पेसिफिकेशन है और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये कैट है और ये डॉग है। इसी तरीके से हमारी मशीन भी इसी तरीके से लर्निंग करती है जिस तरह बचपन में इंसान करता है। तो इस वजह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक पार्ट बताया है, आपने आंसर। दूसरा, क्या आने वक्त में, आगे के वक्त में क्या दुनिया इसी पे डिपेंड करेगी? बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है, अब तक तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र आता है ना, तो ट्रांसफॉर्मर्स और इस तरह की हमारे पास जो मूवीज रही हैं उनका बड़ा वो रहता है कि भाई दुनिया की मशीनें आ जाएंगी और तबाहियां मचा देंगी और इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसको हमने जो है दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब तक की जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी अब कॉमन फील्ड हो गई है और इतनी कॉमन हो गई है कि आपका मोबाइल का कैमरा भी एआई कैमरा है। हम लोग उस चीज को यूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल अभी पता नहीं है। तो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, अब तक जो चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में आती है। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वही इंटेलिजेंस है कि ये बिल्कुल इंसान का जो गोल है वो ये है कि बिल्कुल एक इंसान जैसी मशीन को तरतीब देना या उसको तश्कील देना कि वो उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से इंसान काम करता है, जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में अब तक की रिसर्च के मुताबिक प्रोग्रेस अभी जीरो है। अब तक इसने काफी जगहों पे जो है वो अपना कंट्रोल ले लिया है, और आगे जो आने वाले साल हैं उनके अंदर हो सकता है जनरल इंटेलिजेंस में भी हमें प्रोग्रेस मिले, और आगे बिल्कुल इस फील्ड का जो है वो आगे इसका बहुत ज्यादा अमल दखल रहेगा। क्योंकि आपके कैमरा हो गया, ऑफिस के अंदर अटेंडेंस सिस्टम हो गया, बैंकिंग हो गई, हमारी वेबसाइट्स हो गई, या हमारा जो कि आजकल एक ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम है, ये हो गए। ये जितनी भी चीजें, यानी ये जनरल चीजें हैं जो हमारे बड़े कॉमन यूज में है, उनके अंदर इसकी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रह चुकी है और अब आ चुकी है। तो आगे भी इस कॉन्सेप्ट है, और जो ट्रांसफॉर्मर वाला कॉन्सेप्ट है, जो मूवीज का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अरकम। और अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप कभी इंडिया आए हैं क्या? कभी आपका दिल चाहता है हुसैनपुर और अपना ददियाल और औधन अपना ननियाल, अपने रूट्स को जानने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, वहां जाके देखने के लिए दिल चाहता है कभी? बहुत ज्यादा दिल चाहता है, क्योंकि हमेशा मैं कभी इंडिया आया नहीं, और हमेशा वालिद साहब से, वालदा से, क्योंकि नानी भी मेरी वहीं है, इलाहाबाद में है, उनसे मुलाकात जब वो पाकिस्तान आ जाती है तो हो जाती है। हम तो वहाँ आए नहीं, तो हमारी कभी मुलाकात हुई नहीं। लेकिन मेरा 2015 में, 2015 के अंदर मेरा दुबई जाना हुआ, तो उधर अपने कुछ रिश्तेदारों से मेरी काफ़ी मुलाकात रही, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक तड़प सी वाकई में पैदा हुई
कि अपनी रूट्स को जाना जाए, कि हुसैनपुर को देखा जाए जिसके बारे में हमने इतना सुना है, औधन के बारे में हमने जितना सुना है या तस्वीरों में देखा है उसको देखा जाए। तो बहुत ज्यादा होता है इसका। और क्योंकि हमारे, अगर मैं वैसे डिफाइन करूं तो हमारे सिर्फ एक ताया जिनको मैंने देखा, एक ताया और एक ही खाला सगी, वो हमारी पाकिस्तान है, बाकी तो हमारी रूट्स तो सारी इंडिया में रह गई। इंडिया में तो अब कोशिश रहेगी इंडिया आने की? इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अरकम, आप जाहिर सी बात है बिजी रहते होंगे, आपकी फील्ड ऐसी है, तो कभी जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करते हैं आप? क्या हॉबीज क्या है आपकी? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी हॉबीज हमेशा तब्दील होती रहती हैं, मैं कभी एक जगह स्टिक नहीं होता। कभी डिपेंड करता है कि मेरी मेंटल कंडीशन क्या है। समटाइम्स ऐसा होता है मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता हूँ, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है और मैं मशीनरी से रिलेटेड काम करता हूँ। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि पाकिस्तान में मशीनरी की कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तो उसकी सर्विसेज वगैरह का काम होता है। तो लाजमी सी बात है, जब ऑपरेशन स्टॉप होता है तब हमारी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो उस काम से निकल के जब आते हैं तो अक्सर तो ऐसा होता है कि उसी तरफ दिमाग चल रहा होता है कि यार ये चीज खराब थी, इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये चीज ठीक हो सकती है, या इसके बारे में। तो अक्सर व बेशतर तो ये रहता है कि जब मैं घर आता हूँ तो ये चीजें पढ़ रहा होता हूँ। अगर मेरा अगर ऐसा है कि जैसे किसी वजह से कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि बंदा दिल उदास हो जाता है, तो फिर मैंने उसके लिए ये तरीका निकाला है कि मैं मदाही शायरी को सुनता हूँ। उसके अलावा अच्छा। कुछ थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेता हूँ, और इसी तरीके की डिफरेंट चीजें, कभी कुछ सुन लूंगा, कभी कुछ जैसे इस्लाही बयानात हो गए वो सुन लूंगा। इस तरह की चीजें डिफरेंट ये करता रहता हूँ, यही हॉबी है। या स्पोर्ट्स में कभी, अब स्पोर्ट्स क्योंकि इतना ज्यादा रहता नहीं है रूटीन में, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे हैं, दोस्त हैं जो पुराने, जो स्नूकर, हम लोग जो है स्नूकर क्लब हम लोगों ने मेंबरशिप ली थी तो हम वहाँ खेलते थे। तो कभी ऐसा होता है कि कभी चले जाते हैं। तो ये यही हॉबीज हैं आजकल, स्विच करते रहता अच्छा हूँ अच्छा, इससे। चले बहुत अच्छा लगा आपसे सवालात करके, और जवाब भी बहुत क्लियर दिया आपने। अब अब्दुल काशिफ, आप सवाल ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया सुम्बुल बाजी। अरकम साहब, समाजी काम करना यानी सोशल वर्क करना आपको पसंद है। आप किस किस्म का सोशल वर्क करते हैं? सोशल वर्किंग में मैंने ऑफिशियली जो सोशल वर्क स्टार्ट किया वो तो रोटरी इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, जी जो जी। कि इंडिया में भी जो मल्टीपल जो टॉयलेट वाला जो प्रोजेक्ट था, 1000 टॉयलेट से या मतलब मिलियन टॉयलेट्स था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो भी रोटरी इंटरनेशनल का एक प्रोजेक्ट था। तो रोटरी इंटरनेशनल का एक सब जो है वो डिवीजन है, वो है रूट्रैक्ट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए वो इस तरीके से काम करता है कि जब तक आपकी एज अंडर 30 है तो आप रूट्रैक्ट का हिस्सा रहते हैं, और जब आप 30 से अबव हो जाते हैं तो आप रोटरी इंटरनेशनल में आपकी मेंबरशिप शिफ्ट हो जाती है। तो मैं रूट्रैक्ट कराची का हिस्सा रहा, वहां से सोशल वर्किंग भी स्टार्ट की और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे ट्री प्लांटेशन के प्रोजेक्ट्स थे और डिफरेंट डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स थे। जैसे रंग दे कराची एक प्रोजेक्ट था हमारा, जिसके अंदर हमने कराची के अंदर जितनी भी वॉल्स जो थी वो खराब थी, उनके ऊपर पेंट्स वगैरह का काम हम लोगों ने एज अ रूट्रैक्ट जो है उसको परफॉर्म किया। तो यहाँ से एक तो ऑफिशियल वो था, बाकी ये आदत तो घर से ही मिली है। वालिद साहब भी जो है वो जिसको जहाँ भी जिस भी डोमेन में जैसे भी होता था वो हेल्प करते रहते थे, तो उससे भी है। तो ऐसा होता है कि जो जैसे मेरे मोहल्ले में कुछ जो छोटे लड़के हैं जो कि अभी इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो मैं उनको पढ़ा देता हूँ, या जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं मैं उनको पढ़ा देता हूँ। इस तरीके से उससे ये होता है कि मैं खुद भी जो है, मुझे देखें सोशल वर्क में मेरा ये समझना है कि सोशल वर्क जो है ना, अगर ऐसा लगता है कि हम सोशली जो है ना वो एक सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें खुद भी हो रहा होता है। और वो बेनिफिट, जैसे अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उससे ये बेनिफिट मिल रहा होता है कि मेरी जो खुद की चीजें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मैं भूल चुका हूँ वो मेरी रिवाइज हो जाती हैं। इसी तरह अगर आप किसी भी डोमेन में कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट या तो वो आपको कहीं मटेरियल्स की सूरत में मिलता है या दुआओं की सूरत में मिलता है, वो मिलता जरूर है। तो इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज का मैं हिस्सा रहता हूँ हमेशा। माशाल्लाह। अरकम साहब, आप एक होनहार नौजवान हैं। आपकी नजर में पाकिस्तान में चाइली नौजवानों का सबसे बड़ा मसला या कह लें सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर असल में यूजुअली जो ऐसा चलता है कि जब कंट्री के जो मसाइल होते हैं ना,
उन्हीं मसाइल का हिस्सा जो है वो फिर उनका जो रिफ्लेक्शन है वो फिर वहाँ के रहने वालों पे भी आता है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आजकल छोटे छोटे मसाइल हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान इससे बहुत जल्दी निकल जाएगा और बड़ी दुआएं हैं इसके लिए और बड़ी कोशिशें भी हैं कि हम जहाँ अपना रोल प्ले कर सकते हैं वहाँ करें। तो बेसिकली क्योंकि देखें यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशंस हो गई हैं, जैसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स होती थी वो गवर्नमेंट जॉब्स जो थी, अगर हम अपने ही चाइल्डीज को देखें तो ज्यादातर हमारी जो टॉप पोजीशंस थी वो हमारे चाइल्डीज के पास ही थी। जैसे मेरे वालिद साहब खुद भी जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन रहे मैट्रिकुलेशन बोर्ड कराची के, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की पोजीशन हमारे पास थी। फिर कुछ ऐसा पॉलिटिकल एक जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जितने भी उर्दू स्पीक नौजवान जिन्हें कहा जाता है या मुहाजिर कहा जाता है, उनके लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी जो है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है सिचुएशन वर्स्ट हो गई। तो ये इसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि चाइल्डी नौजवान जब एजुकेशन बहुत अच्छी मिल जाती है, इंजीनियरिंग कर लेते हैं या एमबीबीएस कर लेते हैं, एमबीबीएस में तो फिर थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अच्छा, क्योंकि ओवरऑल एक थिंकिंग है जो कि मेरी अपनी जाती कैलकुलेशन ये कहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी लड़के हैं वो लोग ज्यादातर प्रोफेशन जो है वो इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं अपने, और उसकी वजह से होता है कि इंजीनियरिंग की जॉब्स जो है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी वो कम है। तो इसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट आता है कि जब हम एक चीज को स्टडी करके आए हैं, जब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो फिर वो हमारे लिए जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो डिस्करेज करती है और हमारे लिए ना थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाती है सिचुएशन कि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। फिर उसमें ये होता है कि फिर फील्ड वगैरह को चेंज करते हैं। तो बेसिकली जो मेजर मसला है वो यही है कि ग्राउंड नहीं मिल रहा कि जहाँ पे अब अपनी जो भी आपकी स्टडीज है इंजीनियरिंग की या जो भी और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ने काफी ज्यादा जो है वो जगह ले ली है, अब ऑनलाइन का एक कॉन्सेप्ट है वो भी काफी ज्यादा जो है वो आना शुरू हो गया, तो उससे अब जो है काफी बेनिफिट मिलना शुरू हो गया कि जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, रिमोट वर्क हो गया, अब इससे जो है काफी लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यही मसाइल है जॉब के हवाले से और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया में जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे आपकी कनेक्टिविटी कैसी है? इंडिया में रिश्तेदारों से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जैसे क्योंकि नानी है, खाला है, कजन्स हैं, इनसे सबसे रब्ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जैसे मेरी पुप्पी हैं, जो पुप्पी की बेटी हैं, पुप्पी का तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने ना अपने दादा को देखा, ना अपने नाना को देखा, ना अपने दादी को देखा। जो देखा, अच्छा ताया को भी नहीं देखा, जो नफीसुद्दीन ताया थे मैंने उनको भी नहीं देखा क्योंकि मेरी एज काफी कम है। मैं 90s की जनरेशन हूँ, मेरी 90s की जनरेशन हूँ, अभी मेरी एज 29 है। तो एज फैक्टर का भी जो है वो थोड़ा सा नुकसान हुआ है मुझे यहाँ पे कि मैं उन लोगों को देख नहीं पाया। बड़ा इश्तियाक था, बड़ा शौक था कि मैं उनको देखता, उनसे मिलता, क्योंकि जो भी चीजें हमारे अंदर आई हैं ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, या जो भी इंटेलिजेंस आई है वो उसमें हमारा कमाल नहीं है। वो बेसिकली वो पीछे से जो जेनेटिक्स चल रही थी, ये सारी जो रूट से ट्रांसफर हुई है और वो हम तक यहाँ तक आके पहुंची है, तो बहुत ज्यादा शौक था। बाकी कनेक्शन सबसे स्ट्रांग रहता है, फुप्पी है, फुप्पी के बेटे यानी कि मेरा भतीजा जो लगता है, और फखरुल, उससे मेरी दुबई में काफी मुलाकात रही, काफी जो है वो रहा। तो सबसे एक कनेक्शन बना हुआ है, सबके साथ कांटेक्ट रहता है, ददियाल में भी और ननियाल में भी। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अपने वालिदैन से अपने गांव के बहुत से किस्से सुने होंगे। अगर कोई किस्सा आपको याद हो तो कोई बेहतरीन किस्सा आप हमें सुनाएं। अच्छा, किस्से मैंने वैसे वालिद साहब से तो काफी सारे सुने थे। तो वालिद साहब की जो अपने बचपन की शरारतें थी, क्योंकि वालिद साहब जो है वो बहुत अर्ली एज में आ गए थे पाकिस्तान, तो अपने बचपन के वाकयात काफी सारे सुनाते थे। वालदा से भी कुछ सुने हैं। उनमें से एक मैंने कुछ किस्सा वालिद साहब का, कुछ मुझे, क्योंकि वालिद साहब के साथ भी मेरा जो है वो टाइम जरा कम गुजरा क्योंकि मैं सबसे छोटा था भाइयों में, तो जो बड़े भाइयों को बेनिफिट मिला वालिद साहब के साथ जो है रहने का या उनके साथ डिस्कशन का, उसका कम मिला, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2018 में। और उस वक्त तक भी जो है मैं जो अपनी जॉब और इसके अंदर जो है अपने करियर की जो है वो काउंसलिंग के अंदर और करियर की जो है वो स्टीयरिंग में लगा हुआ था, तो उतना ज्यादा मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, मुझे कुछ वाकयात याद हैं। एक कुछ धुंधला सा किस्सा याद है कि वालिद साहब ने बताया था कि वालिद साहब थे और वालिद साहब के साथ जो है एक हमारे रिश्तेदार थे, दुलारन भाई, वो थे, और ये लोग कहीं शरारत करते हुए कहीं झांसी में, कोई झांसी की रानी का कुआं था,
ये वहां चले गए थे और वहां पे वालिद साहब जो है वो झांसी की रानी के कुएं में गिर गए थे और ये लोग सब बच्चे थे तो ये लोग उनको छोड़ के भाग गए थे। तो फिर बाद में आके फिर लोगों ने उनको वालिद साहब को निकाला। एक ये किस्सा मुझे काफी याद है। और इसी तरह वालिदा एक सुनाती थी कि औधन में कोई एक मजसूब टाइप का नौजवान था जो कि जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। उसका इंतकाल वालिदा बताती हैं कि बहुत पहले हो गया था, लेकिन बाद में जब वो कोई कब्रिस्तान वगैरह था उसकी जब खुदाई वगैरह हुई और उसको तरतीब देने के लिए जब दोबारा उसका वो किया गया तो उस शख्स की जो लाश निकली वो बिल्कुल सही और सलामत थी, ऐसे कि जैसे इंतकाल उसका बहुत वो हुआ है, अर्ली हुआ है। तो ये किस्सा मुझे काफ़ी याद रहता है। तो वालिदा साहिबा ने ये सुनाया था मुझे औधन का। तो ये कुछ इस तरह के किस्से हैं जो याद हैं। ओके ओके ओके। आप खेल कौन कौन से खेलते हैं? खेल अब क्योंकि पहले जो है वो क्रिकेट, मैंने वैसे माशाल्लाह सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। माशाल्लाह। क्रिकेट में भी लिया, हॉकी में भी लिया, फुटबॉल में भी लिया। इसके अलावा स्नूकर, इंडोर गेम्स में स्नूकर, टेबल टेनिस, ये भी मैंने खेले। और स्विमिंग भी मैंने काफ़ी की। और स्विमिंग तो अभी जब तक कोविड नहीं था उससे पहले तक मैं करता रहा। और कराची में एक केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसकी एक वाटर पोलो की टीम है, मैं उसका भी हिस्सा रहा हूँ। और तो स्पोर्ट्स में पहले के स्पोर्ट्स तो ये थे जो मैंने आपको बताया। अब सिर्फ कभी कभार जो है वो स्नूकर हो जाता है और स्विमिंग जब ओके सीजन शुरू होता है समर का तो हम स्विमिंग करते हैं। ओके। आपकी पसंदीदा चाइली डिश कौन सी है? पसंदीदा चाइली डिश में एक तो अरहर की दाल है, जो अरहर की दाल कहलाती है, वो मुझे चावल के साथ बहुत ज्यादा पसंद है। उसके अलावा जो आप लोग बात कर रहे थे चनसुल, मुझे उसका वर्ड सही नहीं पता, मैं उसको चनसुल कहता हूँ, वो चलसुल है। चमसुर। चनसुर, चमसुर। चमसुर है वो, जी। तो हम उनको चनसुल बोलते हैं। तो चमसुर जो है उसका हलवा हमारी अम्मी बनाती हैं सर्दियों में, वो जी मुझे जी। बहुत पसंद है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पीसीजी के एक एक्टिव मेंबर हैं। पीसीजी का मकसद है दुनिया भर में बिखरे हुए परगना चाइलियों को आपस में रूबरू कराना। क्या आपको लगता है कि पीसीजी अब तक अपने मकसद में कामयाब रहा है? बिल्कुल। और माशाल्लाह आप लोग जिस तरीके से इसको ले चले हैं, स्पेशली काशिफ भाई, मैं आपको इसका पूरा क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके से इसको इनिशिएट किया है। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो हमारे सर्किल में थे, या जैसे हम शादियों में जाते हैं वहां मुलाकात होती है, लेकिन हम जानते नहीं थे, हमें पता नहीं था कि ये हमारे कौन से रिश्तेदार हैं या क्या हैं। तो जैसे पीसीजी का ये प्रोग्राम आया, इसमें काफी सारे ऐसे लोग थे कि जिनसे हमारी मुलाकात रहती थी और हम इनको जानते थे, और उनकी वजह से उनके कनेक्शन, जब उन्होंने अपना चाइल्डी कनेक्शन बताया तो उससे हमें पता लगा कि अच्छा हमारा इनसे ये चाइल्डी कनेक्शन भी है। तो इसका बड़ा बड़ा बेनिफिट हुआ। जैसे सिद्दीक भाई थे, सिद्दीक भाई हैं, सिद्दीक भाई जो हैं वो मेरी ताई हैं, जो यहाँ पाकिस्तान में थी, उनके भांजे हैं। जो उनकी अनीसा खाला है वो मेरी ताई हैं। अब सिद्दीक भाई का सिर्फ जिक्र सुना था लेकिन उनको जानता नहीं था, तो पीसीजी के थ्रू उनसे भी मुलाकात हुई, यहाँ पे उनके बारे में भी जानने का मौका मिला। तो बिल्कुल मैं इस बात से 100% एग्री करूंगा कि पीसीजी के इस ग्रुप ने और इस जो कनेक्शन है इसने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया नेटवर्क को हमारे, और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? माशाल्लाह आपसे बात करके वैसे भी हमेशा अच्छा लगता है, ग्रुप के साथ भी अच्छा लगता है, और आज भी बिल्कुल वैसे ही रहा कि सुम्बुल बाजी और आपसे बात करके और आप लोगों के सवालात का जवाब देके बहुत अच्छा लगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारा ये जो आप लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया है, इससे और भी लोगों को फायदा मिले, और भी हमारे जो जो ताल्लुकात हैं, जो कनेक्शंस हैं जो दूर हो गए, उनको करीब आने का मौका मिले। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और आप लोगों से बात करके। इंशाल्लाह, आमीन। पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पीसीजी मेंबर्स के लिए यही पैगाम है कि जिस तरीके से मुझे भी बहुत सारे अपने रिलेटिव्स हैं, क्योंकि मुझे भी एक बड़ा खुशी होती है और अच्छा लगता है कि अपने रिश्तेदारों को और अपने जानने वालों को पहचानने का। मेरे वालिद साहब क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते थे सबसे, मैंने वालिद साहब को हमेशा देखा
कि वो एक उनका दिन फिक्स था कि वो या तो फोन उठाते थे और सब रिश्तेदारों को फोन करके उनकी खैरियत और हालचाल उनका पूछते थे। और अक्सर ऐसा होता था कि वो पूरा दिन सुबह से लेके और शाम तक एक एक एरिया डिवाइड करके वो जाते थे, जहाँ पे रिश्तेदार होते थे उन सबसे मुलाकात करते थे। तो पीसीजी मेंबर्स को भी यही मशवरा है और यही मैसेज है कि एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को पहचानने का, चाहे हम लोग कहीं भी मौजूद हैं। मैं कराची में हूँ, जो मेरे रिश्तेदार औधन में हैं, जो हुसैनपुर में हैं, जो इंडिया में है, जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, उनसे राब्ता करने का, उनके साथ कनेक्ट होने का एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो हमें इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए और इसको कामयाब बनाने के लिए और हमें जो भी कोशिश हो सकती है उसके लिए हमें आगे रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरकम साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और यहाँ पे बुलाया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और सारी चीज़ें, क्योंकि कभी देखा नहीं है इलाहाबाद को और इंडिया को, लेकिन आप लोगों से बात करके जो जो सुना है वो चीज़ें तरोताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।